फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, आज मैं जो सर्कुलर्स आपके लिए लेकर आया हूँ वो सर्कुलर्स कुछ पुराने हैं, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी प्रासंगिकता आज भी बहुत ज़्यादा है। मैंने जो भी वीडियोज़ या उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स यूट्यूब पे या कहीं भी देखे तो मैंने यही पाया कि बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे कंटेंट्स उनके बारे में नेट पे तो हैं, यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही रियलिटी से जुड़े हुए, बहुत ही क्लोज जो सूचनाएं हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताऊं कि मैं पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के सर्कुलर नंबर 608 और 610 की बात करूंगा। 608 जो कि 26 अक्टूबर 2018 को सर्कुलेट किया गया था। तो आप में से बहुत लोगों ने 608 और 610 के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, सुना होगा। तो आइए उनके बारे में मैं भी कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो भाइयों, सर्कुलर 608 जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे कंटेंट्स आपको बताए जा रहे हैं कि आपकी पेंशन का रिवीजन किया गया है, और ये फैक्ट भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलर 608 ने गवर्नमेंट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें ये बताया गया कि नोशनल पे फिक्सेशन मेथड पर हर उस इंडिविजुअल का, हर उस जेसीओ ओआरस कमीशन ऑफिसर, चाहे नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, उनका एक रिवीजन पीपीओ जारी किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड हुए 31/12/2015 तक, उनको नोशनल पे फिक्सेशन मेथड से एक पीपीओ जारी करने की व्यवस्था बनाई गई। तो ये व्यवस्था ठीक है। सर्कुलर 608 ने इस व्यवस्था के बारे में बताया और ये बताया कि कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी पे कमीशन में, ख़ास तौर से 1186 के बाद, मतलब 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में रिटायर्ड हुआ है, उसके लिए भारत सरकार ने नोशनल पे फिक्सेशन मेथड के लिए एक कॉन्कॉर्डेंस टेबल जारी किया। तो ये कॉन्कॉर्डेंस टेबल क्या था? कॉन्कॉर्डेंस टेबल यही था कि अगर कोई इंडिविजुअल जो इस पीरियड 31/12/2015 के पहले कभी भी रिटायर्ड हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो या डेथ हुई हो, तो अगर 31/12/2015 को वो सर्विस में होता, तो जिस रैंक, जिस ग्रुप और जिस क्वालिफाइंग सर्विस पे वो डिस्चार्ज हुआ था, तो 31/12/2015 31 दिसंबर 2015 को उसकी नोशनल पे क्या होती। इसके लिए सर्कुलर 608 ने एक कॉन्कॉर्डेंस टेबल जारी किया। सर्कुलर 610 इसने इस कॉन्कॉर्डेंस टेबल को किस तरह से पीपीओ के रूप में, पेंशन पेमेंट ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत करना है, इसकी व्यवस्था दी। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्कुलर था वो सर्कुलर 608 था, जिसने कि कॉन्कॉर्डेंस टेबल दिया। तो भाइयों, आपने बहुत सारे कंटेंट सुने होंगे। कुछ जगहों पे आपको कैलकुलेशंस करके भी दिखाई गई या दिखाई जाती होंगी कि अगर आप कोई एग्जांपल ले लें तो आपकी पेंशन ये फिक्स होगी। तो चलिए, मैं भी जो मेरी नॉलेज है और जो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताता हूँ कि पेंशन से जुड़ी सही जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, उसी दिशा में कुछ प्रयास करते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। सर्कुलर 608 और 610 प्री 16 रिवीजन के लिए जारी किए गए थे। जी हाँ,
ऐसे सभी इंडिविजुअल जो 1/1/2016 के पहले डिस्चार्ज हुए थे, ये सर्कुलर उनके लिए जारी हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया, नोशनल पे बेस्ड रिवीजन था। इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितने भी रिवीजन हुए वो सब पेंशन टू पेंशन थे। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल किसी समय 95 में, 2005 में कभी भी डिस्चार्ज हुआ तो अगले पे कमीशन के हिसाब से उसकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई। लेकिन सर्कुलर 608 और 610 ने पहली बार ये व्यवस्था दी कि आपको जो भी पेंशन मिल रही हो उसको एक बार किनारे कर दीजिए, और अगर 31/12/2015 को आप ऑन स्ट्रेंथ होते, सर्विस में होते, तो जो रैंक, जो ग्रुप, जो क्वालिफाइंग सर्विस आपकी रिटायरमेंट के टाइम थी, उस हिसाब से 7th पे कमीशन मतलब 1 जनवरी 2016 को आपकी पे क्या होती, इसकी व्यवस्था सर्कुलर 608 और 610 ने दी। तो इस मायनों में 608 और 610 ऐतिहासिक हैं कि पहली बार भारत सरकार ने पे बेस्ड रिवीजन किया। अब इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू जो है, जो आज तक आप लोग को कोई नहीं बताया होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर जो पीपीओज आपको मिले, आप में से बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे जिनको प्री-16 रिवीजन के पीपीओज मिले होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं मिले होंगे। अगर वो पता करें अपने रिकॉर्ड ऑफिस से तो उनके क्लेम्स अंडर प्रोसेस होंगे या अभी अंडर प्रोसेस नहीं आ पाए होंगे किसी वजह से। तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पेंशन रिवीजन की जो व्यवस्था की गई, इसकी कुछ मूलभूत बातें क्या थी। जब भारत सरकार ने एस्टिमेट निकाला तो ये पाया गया कि करीब करीब 22 लाख पेंशनर्स हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के डिफरेंट रैंक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि प्री रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतनी बड़ी संख्या का पीपीओ रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता तो निश्चित है कि कई सालों का प्रोग्राम बन जाता। तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि ऐसे सभी इंडिविजुअल, ऐसे सभी पर्सनल जिनका रिकॉर्ड पीसीडीए पेंशन के पास फुल उपलब्ध है, मतलब किसी भी रिवीजन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं क्या आवश्यक है, आपकी रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस, पे इन बैंड, जो पे आप ले रहे थे वो आवश्यक है, और पीडीए डिटेल्स मतलब जो आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उसकी डिटेल्स अगर उपलब्ध हों तो पीपीओ जारी किया जा सकता है। तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने एक मैराथन स्कीम चलाई और 1/1/86 के बाद रिटायर होने वाले जितने भी इंडिविजुअल थे जिनका डेटाबेस कंप्लीट था, उनका पीपीओ जारी करने की ठानी। तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को ये जिम्मेदारी दी गई, या उसने ये जिम्मेदारी ली कि जिनका भी फुल डेटाबेस उसके पास उपलब्ध होगा, उन इंडिविजुअल्स का क्लेम वो रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा ना मंगा के खुद ही सुओ मोटो प्री 2016 रिवीजन पीपीओ जारी किया गया। और भाइयों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऐसा हुआ भी, और इस वजह से बड़ी तादाद में, या ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 22 लाख पेंशनर्स की जो संख्या मैंने बताई थी उसमें से करीब करीब 15 लाख पेंशनर्स का पीपीओ आज तक जारी किया जा चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, सुओ मोटो पीपीओ करने की जो मुख्य आवश्यकताएं थी वो यही थी कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर लास्ट रैंक, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, ग्रुप और लास्ट पे ड्रॉन अवेलेबल है और उसकी पीडीए डिटेल्स, बैंक, डीपीडीओ एक्सेट्रा अगर फुल अवेलेबल हैं तो उसका सुओ मोटो पीपीओ हो सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ईयर 1988 के बाद से ही कंप्यूटर पे पीपीओ जारी कर रहा था,
इसलिए उसका डेटाबेस स्ट्रॉन्ग था। और जो मैनुअल पीपीओज भी उस पीरियड के पहले हुए थे, उनका भी काफ़ी हद तक डेटा फीडिंग या सीडिंग के द्वारा डेटाबेस उपलब्ध हो चुका था। तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एक बहुत बड़ी संख्या में, या यूँ कहें कि करीब 15 लाख पीपीओ जारी करने में आज तक सफल हो चुका है। और बाकी पीपीओज, जैसा कि मैंने बताया, जो सर्कुलर 610 में व्यवस्था दी गई थी, उसके अनुसार रिकॉर्ड ऑफिसेज और पे अकाउंट्स ऑफिसेज के द्वारा डेटा पूरा करके क्लेम्स इलाहाबाद में भेजे जाते हैं। और वो क्लेम्स कोई हार्ड कॉपी में नहीं आते हैं। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया है, एक इंटरफेस अवेलेबल कराया है रिकॉर्ड ऑफिसेज में, जहाँ पे वो अपने इंडिविजुअल का जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है पीसीडीए के पास, उनका क्लेम इनिशिएट करते हैं, उन डेटाज को फीड करते हैं। और अगर उनके पास सभी डेटाज तो हैं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर्स में काफ़ी बदलाव आया इस दरमियान। तो जो इंडिविजुअल 20-25 साल पहले रिटायर हुए, उनके जो अकाउंट नंबर 2-3 डिजिट के हुआ करते थे, आज किसी भी बैंक में हो तो 11 डिजिट 16 डिजिट के बैंक अकाउंट नंबर्स हैं। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जिन इंडिविजुअल्स का अकाउंट डिटेल प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, उनका अकाउंट डिटेल पेंशनर से ही लिया जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने पेंशनर से कांटेक्ट किए और कैंसिल्ड चेक के माध्यम से या जो भी माध्यम है, उनके द्वारा लेटेस्ट उनका बैंक अकाउंट डिटेल अवेलेबल किया और 1 बाय 1 वो क्लेम्स पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को सबमिट कर रहे हैं। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने भी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट किए थे, उसके लिए काफ़ी मेहनत किया। और जो बैंक से या डीपीडीओ से जो उनको मंथली स्क्रॉल्स अवेलेबल होते हैं, उन स्क्रॉल्स की मदद से जो अपनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस थी इंडिविजुअल्स की, उनको अपडेट कराया। और इस वजह से पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद नए पीडीए डिटेल्स अवेलेबल करने में या पाने में सफल रहा और इतनी बड़ी संख्या में पीपीओ जारी करने में सफल रहा। तो अब आपको मैं ये बताऊं कि आखिर इस पीपीओ के छपने का आपको क्या बेनिफिट मिला। और इस पीपीओ में जो हर पीपीओ की खासियत होती है कि जो पेंशन का रेट आता है, चाहे वो सर्विस पेंशन हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, या इस तरह की जो और पेंशन्स हैं, उनका जो रेट आता है, तो वो रेट कैसे प्राप्त किया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा भाइयों, आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि पीपीओ पे जो 1/1/2016 से जो बेसिक पेंशन का आपका रेट है, वो केवल कॉन्कॉर्डेंस टेबल पे ही बेस्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सब जानते हैं 30 जून 2014 तक के डिस्चार्ज हुए या डेथ हुए सभी इंडिविजुअल्स के लिए, सभी पर्सनल के लिए OROP सर्कुलर 555 से पहले ही दी जा चुकी है। तो फिर ये नया रेट क्या था? कॉन्कॉर्डेंस टेबल का यूज़ करके नई पेंशन कैसे मिलनी थी? तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो लोग भी OROP से पहले डिस्चार्ज हुए थे, मतलब 30 जून 2014 से पहले जो SOS हो चुके थे किसी भी वजह से, उनकी पेंशन कैलकुलेट करते वक्त पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने 3 पेंशन्स को कंपेयर किया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 3 बेसिक पेंशन्स को कंपेयर किया। पहली जो आपको ओरिजिनल पीपीओ के साथ मिली थी जब आप डिस्चार्ज हुए थे या SOS हुए थे। दूसरी जो OROP पेंशन जो भारत सरकार ने आपको 30 जून 14 और उसके बाद दे दी थी, जो कि 1/1/16 ऑनवर्ड्स 2.57 के मल्टीपल से गुणा होकर आपको मिल रही थी। और तीसरी जो सर्कुलर 608 में जो कॉन्कॉर्डेंस टेबल आपको मिली थी, जो आपके रैंक ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिली थी, उसके आधार पर एक पेंशन कैलकुलेट की गई। तो ये 3 पेंशन्स कैलकुलेट की गई और जो मोस्ट बेनिफिशियल पेंशन इसमें निकल के आई वो आपके पीपीओ पे आया। मुझे लगता है मैं अपनी बात कहने में सफल हूँ। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग भी OROP
की डेट 30 जून 2014 से पहले डिस्चार्ज हुए, उनकी 3 पेंशन्स कंपेयर की गई। जो उनको बेसिक पेंशन स्टार्टिंग में मिली थी और डिफरेंट पे कमीशंस के फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होती हुई जो होती अगर OROP ना होता, वो एक पेंशन थी। दूसरी पेंशन जो OROP के थ्रू इंडिविजुअल को मिली थी और 1 जनवरी 2016 के बाद 2.57 के फिटमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद वो ड्रॉ कर रहा था। और तीसरी पेंशन जो नोशनल पे इन पे मैट्रिक्स और कंसर्न MSP के साथ जो इंडिविजुअल को मिली थी, उससे जो पेंशन 7th पे कमीशन के फॉर्मूले से डेराइव हुई थी, इन तीनों को कंपेयर किया गया और जो मोस्ट बेनिफिशियल पेंशन थी वो PPO पे छापा गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपने जो भी PPO जिन लोगों ने भी पाया है, उन लोगों ने ये देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने, जो मैं अपनी नॉलेज या जो मेरी जानकारी है उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जो वो पेंशन पा रहे थे और जो बेसिक पेंशन PPO पे आया वो लगभग समान था। तो अगर मैं सही हूँ तो मैं अपनी बात फिर से आगे बढ़ाता हूँ। उसका कारण क्या था भाइयों? तो जो बातें या जो बात आप लोग आज तक नहीं जान पाए होंगे या कोई नहीं बता पाया होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि PPO नोशनल पे फिक्सेशन मेथड पे ज़रूर जारी हुए, लेकिन आप कभी भी कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन या सर्कुलर 555 के द्वारा जो पेंशन आपको दी गई थी वो आज भी बेनिफिशियल है। हाँ भाइयों, फिर से एक बार सुन लीजिए, जो पेंशन आपको सर्कुलर 555 के द्वारा दी गई थी, 95% केसेस से ज़्यादा केसेस में वो पेंशन आज भी बेनिफिशियल है। मतलब जो पेंशन आप पा रहे थे उसको सुपरसीड किया था OROP ने, तो OROP और नोशनल पे फिक्सेशन से जो आपकी नई पे इन पे मैट्रिक्स फिक्स की गई उस लेवल में, कंसर्न लेवल में, उसमें दोनों को कंपेयर किया गया। तो मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा केसेस में आप देखेंगे कि OROP की पेंशन आज भी बेनिफिशियल है। फिर भी ये एक बहुत बड़ा प्रयास है भारत सरकार का कि जिन लोगों की रिटायरमेंट्स काफ़ी सालों पहले, मतलब समझ लीजिए 1/1/86 को अगर सर्कुलर 608 के अनुसार 1/1/86 की डेट ले तो 30 साल पहले तक भी जो लोग रिटायर हुए थे उनके लिए एक नया PPO जारी करना, उनको नोशनली एक नया पे देना, एक नया लेवल देना, ये अपने आप में बहुत ही हरक्यूलियन टास्क था, बहुत ही कठिन कार्य था। और उससे भी ज़्यादा कार्य उनके करंट PDA डिटेल्स को, करंट अकाउंट नंबर्स को फेच करके उनके PPO में रिफ्लेक्ट करना या प्रकाशित करना, इसमें भी सरकार बहुत हद तक सफल हुई है। मैं आपको कुछ और जानकारी देते हुए बता दूं कि 1/1/86 से पहले रिटायर होने वाले हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए भी एक कॉन्कॉर्डेंस टेबल अभी कुछ महीनों पहले प्रकाशित की जा चुकी है और उसके आधार पर भी PCDA पेंशन इलाहाबाद ने कुछ सुओ मोटो PPOs कर दिए हैं जो बहुत जल्दी आपके हाथों में पहुंच जाएंगे। और रिकॉर्ड ऑफिसेज और पे अकाउंट्स ऑफिसेज भी उन केसेस के लिए केस इनिशिएट करने लगे हैं और बहुत जल्दी जो बचे हुए भी PPOs हैं वो आपके हाथों में होंगे। तो भाइयों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चूँकि कॉन्कॉर्डेंस टेबल बहुत बड़ी है, कई 100 पन्नों की है, उसमें हर रैंक, हर ग्रुप, हर क्वालिफाइंग सर्विस का बहुत ही डिटेल्ड फिक्सेशन है, तो उनको मैं यहाँ तो दिखा नहीं सकता। लेकिन अगर किसी को भी अपनी पेंशन के बारे में कुछ डाउट हो या अभी भी लगता हो कि कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप कभी भी कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़िए, अपनी क्वेरीज़ को मेरे सामने लाइए और मैं अपनी हर संभव कोशिश करूँगा कि कम से कम पेंशन निर्धारण करने में
अगर कोई त्रुटि हुई हो तो दूर हो सके, और अगर आप सही पेंशन पा रहे हो तो उसके लिए आपको इधर उधर न पूछ के मुझसे सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो भाइयों, बहुत लंबा मैं इस वीडियो को आगे अब नहीं ले जाऊंगा। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि जो फौजी भाई काफ़ी पहले रिटायर हुए हैं वो अगर अपनी करंट पेंशन से संतुष्ट नहीं हैं, या अगर संतुष्ट हैं और मुझसे फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ें, और मुझे भी अत्यंत खुशी होगी अगर मैं आपकी समस्याओं को समाधान कर सकूं और आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकूं। तो फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े या आपकी परेशानियां दूर हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फौजी भाइयों, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।